Hello everyone, welcome back to my channel Biotech Wali and thank you for choosing me as one of your online educator for today. In this video, we are going to dive into the components of gene. Already last videos जो मैंने अपलोड किए हैं उनमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि वायरस की क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीनोम। तो जीनोम बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलके बना है, न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड और एनवेलप। बहुत ही ज़्यादा अगर हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इन तीनों चीज़ों का तो कुछ ऐसा, ये न्यूक्लिक एसिड और इसको हमने ले लिया है थोड़ा सा कैप्सिड, यानी ये एक प्रोटीन कोट है और कुछ नहीं। और ये बाहर हम इसका एनवेलप ले लेते हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं, जो कि न्यूक्लिक प्लस एसिड मतलब न्यूक्लियोकैप्सिड, उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो वायरस है उसके पास या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। कभी भी याद रहे साथ में दोनों वायरस के पास नहीं हो सकते, या तो डीएनए वायरसेस हो सकते हैं या तो आरएनए वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? जो कि एनकोड करते हैं प्रोटीन को। इनका काम ही जो बेसिक फंक्शन है वो एनकोड करना है प्रोटीन को। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ही हम समझा पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। हमने डीएनए लिख दिया क्योंकि एक ही हो सकता है, और साइड वाले का मेंशन कर दिया आरएनए। ठीक है, कोई भी इसमें अगर ये थोड़ा भी स्ट्रक्चर अलग बनाया है तो वो बस ऐसे बताने के लिए बनाया है, वरना यहाँ पे भी डीएनए की जगह आरएनए हो सकता है। बाकी जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है और कुछ चीज़ें चेंज होती है, बाकी सब चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि ह्यूमंस है, उनके पास 2 पैर रहेंगे, 2 हाथ रहेंगे, 2 आँखें रहेंगी, वो सब सेम होगा। वैसे ही वायरस के पास जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सेम रहती हैं। सबसे अंदर है न्यूक्लिक एसिड, उसके बाहर है एक प्रोटीन कवरिंग जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। ये कैप्सिड जो ये प्रोटीन कवरिंग है, ये अलग अलग प्रोटीन से मिलके बन सकती है। थोड़े डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स रहते हैं, जो छोटी छोटी प्रोटीन यूनिट्स रहती है, उसको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं। इस प्रोटीन कवरिंग के बाहर यहाँ पे भरा रहता है कुछ मैट्रिक्स, जिसमें कि कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक कवरिंग, आउटर कवरिंग, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन या फिर लिपोप्रोटीन से मिलके बन सकती है। बेसिकली आउटर कवरिंग है, लिपिड की भी हो सकती है, प्रोटीन की भी हो सकती है और कार्बोहाइड्रेट की भी हो सकती है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं तो ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, तो मिक्स करके कि ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग बनी है। इसका मेन काम क्या होता है? सेल के ऊपर जाके सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और जाके उससे बाइंड कर जाते हैं। इसका मेन काम यही है। ये जो इसके ऊपर प्रेजेंट है ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया, ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है जो कि सेल रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं। किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंट्री लेने के लिए इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को बाइंड करना पड़ता है रिसेप्टर को, जो कि स्पेसिफिक से ही बाइंड होते हैं ये। ठीक है, वरना अगर बाइंडिंग ही नहीं होगी तो आगे का तो कुछ प्रोसेसर होगा ही नहीं। ठीक है, और एक तरीके से इन्हीं के थ्रू एंट्री लेने का काम करता है वायरस सेल के अंदर। उसके बाद हमने देखा इसी आउटर कवरिंग को हम एनवेलप बोलते हैं, जिसके पास एनवेलप जो होता है उसके पास कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, जिनको हमने दिखाया एनवेलप प्रोटीन्स। ठीक है, और सेम यही इसका हमने बस ये दिखाया है कि इसके पास जो कैप्सिड है उसका स्ट्रक्चर आइकोसाहेड्रल भी हो सकता है, हेक्सिकल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यही सब दिखाने के लिए ये थोड़ा अलग बनाया गया है। ठीक है, तो द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए। आप भी ऐसे ही लिखेंगे तो एग्ज़ाम में शायद मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। तो इसका जो
न्यूक्लिक एसिड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है। वायरल जीनोम कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स। वायरल जीनोम फ्रेगमेंट में भी डिवाइड हो सकता है, बट आपको पता है कि फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा तो कुछ पार्ट उसके क्या क्या होते हैं कि किसी प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, कुछ पार्ट किसी प्रोटीन को कोड कर रहे हैं और कुछ करते ही नहीं हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो बस एक्टिव है उन्हीं फ्रेगमेंट्स को लेने का काम हम कर लेते हैं, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम कुछ इनका यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक पार्ट लेके, जिसको कि हम सब यूनिट बोल देते हैं। वैक्सीन्स में भी जैसे यूज़ होता है। वायरस कैन एनकोड, जो वायरस है 4 to 5 से लेके हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन को एनकोड कर सकता है। ठीक है, 4 to 5 से लेके हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन को ये एनकोड कर सकता है। वायरस का जो प्रोटीन होता है स्ट्रक्चरल हो सकता है या फिर नॉन स्ट्रक्चरल हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल वो होगा जो कि सीधा वायरोन बना देता है, वीरियंस बना देता है। ठीक है, और नॉन स्ट्रक्चरल वो होगा जिसको कि असेंबली करनी पड़ती है प्रोटीन के साथ मिलके, तभी एक वो वायरस को बना पाता है। ठीक है, अब जो वायरल जीनोम है बेसिकली अगर हम देखें पूरी ओवरऑल इनकी अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखें तो ओनली 30% वायरसेस आर डीएनए वायरसेस, रेस्ट 70% आर आरएनए वायरसेस। ठीक है, डीएनए वायरसेस लीनियर और सर्कुलर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए वायरसेस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Hello everyone, welcome to my channel Biotech Wali. In this video, I Nidhi Sharma going to talk about DNA viruses and RNA viruses. सबसे पहले हमने जो परसेंटेज लिखा है वो इसलिए लिखा है कि 30% और 70% जो मैक्सिमम डीएनए होते हैं, मैक्सिमम जो वायरसेस होते हैं उनके पास क्या रहता है, आरएनए रहता है। मैक्सिमम वायरसेस के पास आरएनए रहता है। ओनली 30% वायरसेस आर डीएनए वायरसेस। और नाम से ही पता चल रहा है कि डीएनए वायरस है तो उसका जो जीनोम है वो है डीएनए, और आरएनए वायरस है तो उसका जो जीनोम होगा आरएनए होगा। डीएनए वायरस इज लेस एडेप्टेबल इसलिए हैं क्योंकि उनमें लेस म्यूटेशन रेट है। उनमें जो म्यूटेशन होता है वो स्लोली होता है, धीरे होता है, कम होता है। आरएनए वायरसेस में म्यूटेशन रेट ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनको कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ये लेस एडेप्टेबल होते हैं होस्ट पे, और मतलब धीरे धीरे अगर कुछ असर दिखाना भी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं। बट आरएनए वायरसेस एकदम इंस्टेंट इनका रिएक्शन चलता है, जैसे कि आपने कोरोना वायरस देखा ही होगा। डीएनए वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस भी हो सकते हैं, और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं। पॉजिटिव स्ट्रैंड यानी ये एम्बिसेंस हैं, पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है और नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है, और एम्बिसेंस की एक ही आरएनए स्ट्रैंड पे ये दोनों हैं। जो पॉजिटिव स्ट्रैंड डीएनए है वो एमआरएनए की तरह वर्क करता है, वो डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। जो डीएनए वायरसेस होते हैं उनके पास जो एंजाइम रहता है वो मेनली रहता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि होस्ट सेल में जाने के बाद प्रोटीन कोड करने में हेल्प करता है, और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और आरएनए जेनेटिक स्ट्रैंड को हम फ्रेगमेंट्स में भी तोड़ सकते हैं, इसीलिए virion contains several different RNA molecules. Segmented RNA सेगमेंट किया, सेगमेंट में उसके छोटे छोटे सेगमेंट में किया, और अलग हर एक अलग सेगमेंट एक जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है अगर वो फंक्शनल है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।